वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिरकार कभी कभी क्या होता है कि आपको प्रश्न याद नहीं होते हैं और ख़ास करके आप एग्जाम में पहुंच जाते हैं, आपने उस प्रश्न को कभी पढ़ा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? क्या उस प्रश्न को छोड़ करके आपको एग्जाम में चले आना चाहिए या फिर उस प्रश्न को करके आना चाहिए? सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो के माध्यम से दूंगा। और अगर करके आना चाहिए तो कैसे करना है, किस तरीके से करना है, किन पद्धतियों का प्रयोग करना है, किस मेथड से उस उत्तर को लिखना है, क्या उत्तर को छोड़ना बेटर होता है लिखने से, या फिर एक प्रकार से और भी तमाम प्रकार के प्रश्न उठते हैं कि आखिरकार जैसे अगर लिखें तो लिखें कैसे, हेडिंग कैसे बनाएं, या फिर कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें परिभाषा पूछी जाती है। और बीए के खास करके बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें परिभाषाएं कई विद्वानों के अकॉर्डिंग दी होती हैं। तो किस विद्वान की परिभाषा लिखें, किस विद्वान की परिभाषा न लिखें, यह एग्ज़ाम हाल में हम उस टॉपिक के बारे में सर जी जान तो रहे हैं लेकिन हमको विद्वानों की परिभाषा नहीं याद आ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? तमाम प्रकार के प्रश्न आपके दिमाग में उठ रहे होंगे, तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आज की वीडियो के माध्यम से मैं देने का काम करूँगा। स्वागत है आप सभी का। सुबह के 9 बज चुके हैं और मैं आप लोगों के समक्ष लाइव प्रस्तुत हूँ। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें सभी लोग और शेयर कर दीजिए। चलिए, आपका जो प्रश्न है ये है कि भाई अगर उत्तर आपको याद ना हो, ठीक है, उत्तर आपको याद नहीं है और एग्जाम में आप पहुंच गए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? तो क्या करें? यानी ऐसे बोले तो इसी को दूसरे भाव में बोल सकते हैं कि उत्तर को कैसे बना कर लिखें। ठीक है, और भी कई प्रश्न हैं जो कि आपके दिमाग में चल रहे हैं, जो मैंने शुरुआत में बताए उन पर मैं चर्चा करने वाला हूं। इससे पहले सबसे पहले इन दोनों प्रश्नों पर मैं फोकस करता हूं। प्रश्न तीन टाइप के आपके पूछे जाते हैं। एक होता है अति लघु उत्तरीय, एक होता है आपका लघु उत्तरीय, एक होता है आपका दीर्घ उत्तरीय। ठीक है, बहुत ही बारीकी के साथ हम अध्ययन करेंगे और लगभग मैं बहुत मेहनत करता हूं इस समय आप लोगों की रणनीति पर कि भाई चूंकि आज आप देख रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम अगर आज जीतेगी, मतलब एक प्रकार से अगर जीतेगी फाइनल वर्ल्ड कप, तो जीतेगी तो उसका श्रेय जो जाएगा वो रोहित शर्मा को जाएगा। रोहित शर्मा के साथ साथ विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, इन सभी को जाएगा, मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह, इन सभी को जाएगा ही। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस या सबसे ज़्यादा जो एक प्रकार से श्रेय जाएगा वो कप्तान और जो वो होते हैं, क्या नाम है उनका, कोच होते हैं, उनको जाता है। क्योंकि कोच लोग क्या करते हैं, रणनीति बनाते हैं। हर एक जो एक प्रकार से खिलाड़ी होते हैं जो मतलब उनके अगेंस्ट खेलने वाले होते हैं, उनके खिलाफ रणनीति बनाते हैं। तो रणनीति ही निर्णायक होती है, रणनीति बहुत ज़रूरी है। तो पहली रणनीति ये कि इसे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का तो कोई मसला नहीं, सभी को पता हो जाते, तो इसको काट दीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्नों की रही बात और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की, तो इन प्रश्नों को एक मान करके आप चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, वही सब चीज़ है। ठीक है, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया और आपको उत्तर याद नहीं है, ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहली बात तो आपको उत्तर लिख करके आना है। ठीक है, छोड़ करके आप उत्तर को नहीं आएंगे, आप उसको उस प्रश्न के उत्तर को लिखेंगे। अब वो क्या लिखेंगे आपको वही मैं बताने वाला हूं कि उत्तर ना याद हो तो ऐसी सिचुएशन में क्या लिखें। ज़्यादातर जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे लघु उत्तरीय के, ज़्यादातर या अधिकतर जो प्रश्न होंगे, जहां तक मेरा अनुभव है, पिछले 5 वर्षों से मैं बीए के पेपर्स को देख रहा हूं, बीए बीएससी बीकॉम सभी की मैं बात कर रहा हूं। तो पिछले मैं 5 वर्षों से इन पेपर को देख रहा हूं, खास करके बीए के पेपर को ज़्यादा, चूँकि बीए को बच्चों को मैं ज़्यादा पढ़ाता हूँ और बीए में मेरी गहरी रुचि भी रही है। तो बीए के बच्चों में अगर आप देखें या बीए के पेपर्स को मैंने देखा तो मुझे एक बात तो क्लियर हो गई कि जो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न बनते हैं उनमें एक चीज़ कॉमन है। क्या पूछा जाता है? अधिकतर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे पहली बात, या तो पूछे जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न विशेषताओं पर, ठीक है, कि इसकी विशेषताएं बताएं, या फिर प्रश्न पूछा जाता है कारण, ठीक है, या फिर प्रश्न पूछा जाता है आपका परिणाम, या फिर आपसे प्रश्न पूछा जाता है क्या भाई
कारण परिणाम विशेषताएं, और भी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है, जैसे कि और भी चीज़ें आपसे पूछी गई, या मान लेते हैं यही 3 चीज़ें। अधिकतर चीज़ें लघु उत्तरीय में विशेषताएं पूछी जाती हैं। अच्छा हाँ, लाभ और हानि या लाभ हानि, ठीक है। 5वीं चीज़ आप लिख सकते हैं महत्व। महत्व आपसे पूछा था, इम्पोर्टेंस, ठीक है। और इसके अलावा प्रकृति और विषय क्षेत्र, ये कई प्रकार के ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे लगातार परीक्षा में प्रश्न जो है लघु उत्तरीय में एक सिंगल आता है कि भाई जैसे समाजशास्त्र में पूछा जाएगा कि समाज की विशेषताएं बताएं, ठीक है, या सामाजिक मतलब कि एक प्रकार से, या कोई घटना हो गई, मान लेते हैं निर्धनता, निर्धनता के कारण बताएं। आपसे परिणाम पूछेगा, निर्धनता के क्या परिणाम निकलते हैं उसको बताएं, ठीक है, इससे क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसको बताएं, ठीक है। समस्याएं, समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं तो समस्याएं, और समस्याएं अगर देखेंगे तो समाधान भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, समाधान भी आपको देना है वहाँ पर। तो ये कई प्रकार की चीज़ें आपको यहाँ पर पता चलेंगी। लेकिन अब देखेंगे जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं एक एक, मतलब या तो विशेषताएं, कारण परिणाम एक ही पूछेगा। लेकिन जब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की आप बात करते हैं तो उसमें सबसे पहली बात, जिस टॉपिक के बारे में प्रश्न पूछेगा उस टॉपिक की परिभाषा भी पूछेगा, ठीक है, परिभाषा भी पूछेगा, और परिभाषा के साथ ही साथ आपका या तो विशेषता पूछ लेगा, इनमें से एक या दो पूछ लेगा, कारण और कारण से विशेषताएं बताएं। तो कारण, विशेषताएं और परिभाषाएं, 3 चीज मिला करके एक प्रश्न आकर के दीर्घ उत्तरीय का बनता है। तो ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन करके पूछते हैं। और अति लघु उत्तरीय का जो प्रश्न होता है वो सीधे सीधे केवल परिभाषा से रिलेटेड होता है कि भाई इससे आप क्या समझते हैं, फला टॉपिक से आप क्या समझते हैं, बस इतना ही प्रश्न पूछता है अति लघु उत्तरीय में। या कोई केवल टॉपिक लिख करके छोड़ देता है और 50 शब्द में आपको उस टॉपिक के बारे में लिख देना होता है, बस सिंपल सा प्रश्न होता है, तो उसको आप सभी को याद भी होता है, छोटे प्रश्न होते हैं। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को आपको याद करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंस, मतलब कि एक प्रकार से कठिन होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है कि जैसे देखें, विशेषताओं की बात की जाए तो हर एक मुद्दे के, हर एक टॉपिक के, जैसे आपको नहीं याद है तो आपको लिखना क्या है भाई, सामाजिक विशेषताएं, पहला चीज, ठीक है। अब देखिए यहीं पर बता रहा हूँ, पहला टॉपिक मतलब उत्तर नहीं याद है तो देखेंगे सामाजिक, जैसे कारण पूछा गया आपसे तो कारण में आप लिख सकते हो मतलब वैसे सामाजिक कारण। अब सामाजिक कारण में क्या आता है आपका, समझ रहे हैं ना, सामाजिक कारण एक हेडिंग आपकी बन गई। कारण आपसे पूछा जाएगा, किसी भी मुद्दे का कारण पूछा जाए किसी भी प्रश्न में, तो कारण, सामाजिक कारण, हर एक समाजशास्त्र में, राजनीति शास्त्र में, इतिहास में, इन सभी सब्जेक्ट में आप देखेंगे, राजनीति शास्त्र में आपको कारण अगर किसी चीज़ का पूछा जा रहा है तो उसमें आपको खास करके राजनीति शास्त्र में, पॉलिटिकल साइंस में और हिस्ट्री में, इन सभी में कारणों में प्रश्न बहुत अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। तो उसमें आपका एक कारण पूछा जाता है, मतलब सामाजिक कारण भी एक कारण होता है। दूसरा कारण आपका होता है राजनीतिक कारण, ठीक है, राजनैतिक कारण। तीसरा कारण होता है आपका ऐतिहासिक कारण, ऐतिहासिक कारण। चौथा कारण होता है आपका भैया क्या, चौथा कारण आप लिख सकते हो सांस्कृतिक कारण, ठीक है, सांस्कृतिक कारण। पांचवा कारण आप क्या लिख सकते हो भाई, पांचवा कारण आप लिख सकते हो धार्मिक कारण। छठा लिख सकते हो जातिगत कारण या जातीय कारण या क्षेत्रवाद का कारण या कुछ भी का कारण आप एक प्रकार से, या ऐसे करो तत्कालीन कारण, तत्कालीन कारण, ठीक है। तो ये हो गए कुछ पॉइंट जो कि आप बड़े ही आसान तरीके से लिख करके और अपने आप को बचा सकते हैं। अगर प्रश्न नहीं भी याद है तो आप कारणों में, अगर कारण पूछा जाए, परिणाम पूछा जाएगा तो भी देखिए समाज पर परिणाम पड़ेगा किसी मुद्दे का, राजनीति पर पड़ेगा, इतिहास पर पड़ेगा, संस्कृति पर पड़ेगा, धर्म पर पड़ेगा, और तत्कालीन मतलब परिणाम जो होगा तत्कालीन नहीं होगा लेकिन कारण जरूर है, तत्कालीन जरूर होगा। अब यहाँ पर सीधे सीधे क्या होता है कि ऐसे प्रश्नों में सीधे सीधे आपको 2-3-4 पहलू पर ध्यान देना होता है। सामाजिक कारण में जैसे समाज में क्या चीज़ें हुई जिसके कारण से वो घटना घटी, ठीक है, या राजनीति में क्या चीज़ें हुई जिससे घटना घटी, तो ये सब हेडिंग डाल करके आप अगर लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे जो भी आपको पता होगा उस टॉपिक के बारे में, थोड़ा बहुत भी जानते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत भी आपने कभी भी पढ़ा है, सुना है, तो अगर इस कारण में बना करके अगर आप लिख देंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब रही बात इसकी कि भाई परिभाषा को कैसे याद करें, परिभाषा को याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है, परिभाषा को बस आपको समझ लेना है। और आपसे यही हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि भैया फला टॉपिक से आपसे पूछा जाए, मान लेते हैं समाज से आप क्या समझते हैं,
समाज से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर जो आप क्या समझते हैं प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। अब आप जो है ये भ्रमित हैं कि जो विद्वानों ने परिभाषाएं बताई हैं उलझा करके कि भाई बीर स्ट्रीट ने कुछ और कहा है, कार्ल मार्क्स ने कुछ और कहा है, अगस्त काम्टे ने कुछ और कहा है, गिलिन और गिलिन ने कुछ और कहा है, गिडेंस ने कुछ और कहा है, ठीक है, मार्क्स वेबेलिन ने कुछ और कहा है। इसी प्रकार से हर्बर्ट स्पेंसर, चार्ल्स कूले, ठीक है, इन सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से, मीड, ठीक है, समनर, तो इन सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से परिभाषा दी है। लेकिन अब आप ये सोचोगे मैकाइवर पेज ने अपनी परिभाषा दी, तो अब आप ये भ्रमित हो जाओगे किसकी परिभाषा याद करें किसकी ना याद करें। या विद्वानों की परिभाषा आपको नहीं भी याद है, किसी विद्वान की परिभाषा नहीं याद है, तो विद्वान की परिभाषा याद करने की भी जरूरत नहीं है। मैं तो आपको कहता हूँ कि मत लिखिएगा। लेकिन नंबर आपको कब मिलता है, क्योंकि विज्ञान जो विद्वान होते हैं उनकी परिभाषाओं को लिखने से आपको तथ्यात्मक एक प्रूफ की भांति आप लिख सकते हो कि जो मैं कह रहा हूँ वो तथ्य के साथ कह रहा हूँ। इसके लिए आपको एक आध विद्वानों की परिभाषा तो याद करनी होगी। एक विद्वान की परिभाषा आप अगर याद कर लेंगे तो भी आपका काम हो जाना है। उसके बाद में उसी विद्वान की परिभाषा को आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि फलाने के शब्दों में, जैसे मान लेते हैं आपको मैकाइवर पेज का कथन याद है कि भाई समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, तो आपने लिख दिया मैकाइवर पेज के अनुसार समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। फिर उसके नीचे आप अगर थोड़ा सा उत्तर और बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप लिख सकते हो दूसरे शब्दों में। एक ये तरीका है दूसरे शब्दों में। अब दूसरे शब्दों में लिख करके आपने आसानी से क्या कर लिया, उसी चीज़ को जो मैकाइवर पेज ने कहा है उसको आप अपने शब्दों में, या समाज क्या होता है उसको आप अपने शब्दों में बता सकते हो कि भाई क्या कि समाज जो होता है वो सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था होती है और सामाजिक संबंध ही मिलकर के समाज का निर्माण करते हैं। समाज अमूर्त होता है, समाज को ना तो हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं। तो समाज जो आप जान पा रहे हैं, जो आपने पढ़ा है, जो आपने सीखा है, जो तमाम प्रकार के विद्वानों की परिभाषाओं को आपने पढ़ा है, उससे जो आपने सीखा उसको आप अपने शब्दों में लिखें, ये एग्जामिनर चाह रहा होता है। तो यही हमको करना है। फिर उसके बाद में आप जब ये लिख दें मैकाइवर पेज की परिभाषा हो गई और दूसरे शब्दों में परिभाषा एक हो गई, उसके बाद में अगर आपको और भी लिखना है आगे तो आप ये लिख सकते हैं कि उपर्युक्त, ठीक है, उपर्युक्त परिभाषाओं को पढ़ने के बाद में, या उपर्युक्त परिभाषाओं को पढ़ने के बाद में, ठीक है, परिभाषाओं को पढ़ने के बाद में हम कह सकते हैं, अब क्या कह सकते हैं वो भी इन्वर्टेड कॉमा में आप लिख सकते हैं। जो भी इसकी विशेषता हो समाज की, वो सारी विशेषताओं को परिभाषा बना करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बहुत ही आसान होता है। महत्व पूछा जाएगा तो महत्व में भी एक होता है सामाजिक महत्व, एक होगा ऐतिहासिक महत्व, एक होता है राजनीतिक महत्व। ऐसे से आपका लाभ होगा, सामाजिक लाभ, राजनीतिक लाभ, ऐतिहासिक लाभ, सांस्कृतिक लाभ, ठीक है, ऐसे ऐसे पूछेगा। अच्छा, प्रकृति जो होती है इसका मतलब होता है नेचर की, वो कला है कि विज्ञान है। विषय क्षेत्र का मतलब होता है सीधा सीधा स्कोप, यानी क्या क्या सिलेबस में शामिल है। तो जो चीज़ आपके सिलेबस में शामिल है अगर आप उसको लिख दे रहे हैं तो विषय क्षेत्र हो जाता है। जो चीज़ उसकी प्रकृति है, साइंटिफिक है या आर्ट से रिलेटेड है, उसको आप लिख सकते हैं। समस्याएं जो होती हैं ये राजनीतिक समस्याएं होती हैं, सामाजिक समस्याएं भी होती हैं, ऐतिहासिक समस्याएं, सांस्कृतिक समस्याएं, धार्मिक समस्याएं, ठीक है, तत्कालीन समस्याएं। तो समस्याएं होती हैं, उनका समाधान भी आपको अपने हिसाब से बताना होता है। तो ये सब प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो इन्हीं सभी पहलुओं पर थोड़ा सा फोकस कर ले तो आपका काम हो जाना है, ठीक है। तो ये ऐसे आप इस तरीके से दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर याद भी नहीं है, पेपर में गए हैं, तो आप ऐसे, जैसे ये चीज़ें नहीं याद है कि भाई कथन वाले जो आपके चीज़ें हैं वो आपको डिबेट कर रहे हैं कि भाई कथन वाले का क्या होगा गुरुजी, गिलिन और गिलिन ने क्या कहा वो तो हमको नहीं याद है, अब नहीं लिखेंगे तो हमको नंबर नहीं मिलेगा। ऐसी बात नहीं है, तब भी आपको नंबर मिलेगा। अगर कथन वाले लिखेंगे विद्वानों की बात को तो भी नंबर मिलेगा, अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी नंबर आपका कटेगा नहीं। लेकिन अगर मेरे हिसाब से अगर आप चले तो एक आध विद्वानों की परिभाषा आप याद कर ले। जब आप एक आध विद्वानों की परिभाषा याद करे रहिए किसी भी टॉपिक को लेकर के, तो आप बना करके भी और अच्छे तरीके से लिख पाएंगे और आपको और अच्छा नंबर मिलेगा। तो ऐसे आपको करना है, ठीक है। थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और रणनीति फॉलो कर लीजिए, ये तो आपका आसानी से तरीका हो जाएगा। अब जब कभी विशेषताएं पूछी जाएंगी तो विशेषताओं में आपको सीधे सीधे अगर हेडिंग ध्यान में आ रही है तो हेडिंग लिखें, नहीं तो विशेषताओं में सबसे अच्छा तरीका होता है बचने का कि आप 1, 2, 3,
4 और 5, ये 5 लाइन भी अगर आपने विशेषताएं लिख दी बढ़िया बढ़िया तो आपका काम हो जाना है और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और बहुत ही आसान से आपको नंबर एग्जामिनर दे देगा। ठीक है, तो ये कई तरीके जिससे आप जो है अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं और बिना याद किए या बिना ज़्यादा मतलब एग्जाम में याद भी नहीं तो बना करके आप लिख सकते हैं, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, उत्तर को कैसे बना करके लिखते हैं, ये इस तरीके से आप बनाएंगे तो बड़ा अच्छा होगा। और लिखने का जो तरीका होता है कि याद भी ना हो तो आप ऐसे करके आप वही उसी बात को या उसी बात को दूसरे शब्दों में अगर आप कहना चाहें तो उसको आप कहने में बड़ा अच्छा लगता है। हेडिंग वगैरह जब भी लिखें तो अंग्रेजी में भी थोड़ा सा डाल दें ताकि एग्जामिनर अगर ना याद हो तो ताकि एग्जामिनर को लगे कि भाई हाँ बच्चे ने कुछ किया है। ठीक है, तो ऐसा थोड़ा सा करेंगे तो एग्जामिनर के ऊपर आप प्रभुत्व जमा पाएंगे और आपको अच्छे अंक मिलेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।